and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स को आज पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली की कार्रवाई को रोकने का हुक्म दिया। हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि 5 अगस्त को जारी होने वाली नाअहली की नोटिफिकेशन पर अब मजीद कार्रवाई ना की जाए। अदालत ने शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत भी फराहम की। तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ उस वक्त मिला जब कल के एहतजाज की कामयाबी या नाकामी पर एक बहस चल रही है। कल तहरीक इंसाफ के अरकान तो अडयाला जेल के बाहर नहीं पहुंच सके, लेकिन आज बानी PTI को बताया गया कि कल का एहतजाज कामयाब रहा है। बानी ने अब 14 अगस्त को एहतजाज की फिर कॉल दे दी है। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि 14 अगस्त के दिन कौम हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी हो। लेट्स वॉच व्हाट शी सेड। कल के बारे में पूछ रहे थे, उन्होंने जब उनको जरा डिटेल्स बताए तो बहुत खुश हुए और उस पर इमरान खान ने कहा है कि सबको मेरी तरफ से पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करना है। उन्होंने कहा जो 14 अगस्त है ये पाकिस्तान ने मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां देकर अपनी आज़ादी हासिल की। अब वक्त आ गया कि आप लोगों ने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। उन्होंने अपनी जो क़यादत है उनको भी पैगाम भेजा है कि देखो आपका कप्तान खड़ा है, आप जेल से ना घबराएं। आपने 14 अगस्त को हिम्मत करके जरूर निकलना है और लोगों को आपने मोबिलाइज करना है। तो आप ये लीडरशिप जरूर इनको मुहैया करें जो लोग चाह रहे हैं आपसे। अपने वोटर्स की आवाज़ जरूर सुनें। अलीमा खान ने तो कल के एहतजाज की कामयाबी का दावा किया। जो पार्टी सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कल के एहतजाज की नाकामी को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा कि कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में इस पर बात करूंगा और इस पर बानी PTI से मुशावरत भी करेंगे। जरूर ने भी देखिए। हम इस पे बिल्कुल गौर करेंगे और खान साहब से भी इंशाल्लाह मुशावरत जल्द होगी। मैं इस बारे में बातचीत करूंगा पार्टी के अंदर, हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की कॉल हो, अडयाला हो, 5 अगस्त का दिन हो तो उस दिन कोई भी MNA या सेनेटर जो है माकूल वजह के बगैर दूर रहेगा। अगर माकूल वजह नहीं थी और कोई दूर रहा है तो उसके जवाब दें। और तलाल चौधरी ने हुकूमत का मौक़िफ़ दिया। उन्होंने क्या कहा ये भी देखिए। तहरीक इंसाफ ने आज पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मार्च करने का ऐलान किया। इस मार्च का मकसद सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज था। इस्लामाबाद पुलिस ने कल की तरह एक बार फिर पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया और तहरीक इंसाफ के अरकान को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर गौहर खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं का पुलिस से क्या मुकालमा हुआ ये भी देख लीजिए। जा रहे वहाँ तक जा रहे, वहाँ तक हमारे ही ये साथ ही तो हमारे अभी तो स्पेस यहाँ से 40 कदम नहीं है सुप्रीम कोर्ट से स्पेस देकर के खड़े होकर के हमने प्रेस स्टार्ट कर दी और वापस आ गए। आप सर हमारे लिए काबिल नाम है, लेकिन सर 144 की वजह से मैं आपको सर आगे नहीं जाने दे सकता। रियली सॉरी सर। आप फिर एक काम करें, वो सर ये आप हमारे हदूद तक सर बाहर तो आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। ये गेट से बाहर आप आ चुके हैं सर। इधर हमने इसीलिए हम बाहर खड़े हुए हैं ताकि आपको हम असेंबली के अंदर रिस्ट्रिक्ट करें। 144 किस लिए सर? 144 जनरली लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? मुझे कोई आइडिया नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने तहरीक इंसाफ के कल के एहतजाज को कहा है कि वो कामयाब हुआ है। ये भी देखिए। कल का एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है। आवाम सड़कों पे आती है, आवाज़ उठाती है। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 170 ज़िले हैं। हर ज़िले में और हर ज़िले के हर यूनियन कौंसिल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ। ये पहली मरतबा ऐसा ही हुआ है कि कमीशन इस वक्त बैठा हुआ है जो एक स्टे पे चल रहा है, जो उसका अपना टेनेवर ख़त्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन फिर भी कंटिन्यू करता है। इलेक्शन कमीशन की ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात की कतन गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास अज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है, रूल्स में नहीं है, लॉ में नहीं है, आइन में नहीं है। उस पर हेयरिंग होती है, 90 दिन का टाइम है, उसके खिलाफ अपील है। हम ज़रूर चैलेंज करेंगे। हाफिज़ अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये कल भी दरवाजे बंद हुए पार्लियामेंट के, आज फिर ऐसा हुआ। पार्लियामेंट की क्या इम्पोर्टेंस नहीं है? किसी वक्त भी आप दरवाजे बंद किए सकते हैं क्योंकि एहतजाज होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपने जितने भी दोस्तों के क्लिप सुनाए, हुकूमत के नुमाइंदों के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, कल मुझे इतना अंदाज़ा है कि कुछ दोस्त ने मेरे पास आना था तो उन्होंने कॉल किया कि हम नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द तमाम रास्ते बंद हैं। अब आप मुझे बताइए, जिस मुल्क की कैपिटल में, दारुल हुकूमत में सड़कों पर पब्लिक ना हो, आवाम ना हो, ट्रैफिक ना हो, अगर वो
शहर के अंदर आने की कोशिश करे या कोई बाहर जाने की कोशिश करे, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े हों पुलिस की सूरत में, आप मुझे बताइए इसको आप क्या कहते हैं? इसको हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल पाकिस्तान का ये हिसार में है। तो अगर आप हुकूमत ये कहती है कि नाकाम है, तो फिर आपने शहर को क्यों बंद किया था? फिर आपने पार्लियामेंट के दरवाजे क्यों बंद किए थे? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप बंद क्यों करते हैं? अगर एक पार्टी ने फैसला किया है कि हमने एहतजाज करनी है, तो क्या करेगी वो? तो वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत की मनफी पॉलिसियों पर वो तनकीद करेंगी। मसलन फ़र्ज़ करें 1 अगस्त और इससे एक दिन पहले 2 दिन उनका सेमिनार होना था या नहीं होना था? तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का सेमिनार होना था, जिस होटल में होना था, जहां उन्होंने रखा था, जहां इंतज़ामात हुए थे, उस होटल के क्यों बंद किया गया? उनकी ज़िम्मेदारान को क्यों कहा गया कि इनको आने नहीं देना है? अब जो तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में 6 पार्टियाँ हैं या 4 है या 5 है, ज़िम्मेदार लोग जाते हैं उसमें, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सेमिनार करेंगे, तकरीरें होंगी। अब खौफ किस बात की है? एक तरफ अगर आप देखिए इस मुल्क पर खौफ की सियासत है, इस मुल्क पर ताकत का राज है, कानून और आइन कहीं नज़र नहीं आ रही। आप मुझे बताइए, आइन का तकाजा ये है कि आप करने दें किसी को। अगर वो होटल के अंदर 4 दीवारी के अंदर बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं, उनको इजाज़त दे, ये उनका आईनी हक़ है। अगर वो एहतजाज करते हैं, वो एहतजाज उनका आईनी हक़ है, उनको करने दे। लेकिन जब आप करने नहीं देते हैं, तो ये अगर नाकाम एहतजाज हो, फ़र्ज़ करे 100 बंदे नहीं निकले, 200 बंदे नहीं निकले, फिर भी ये पूरी जो सिचुएशन है, पूरी जो सूरत हाल है, जो हुकूमत ने एक खौफ का माहौल बनाया है, ये पीटीआई के हक़ में जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वाकई इस मुल्क में जमहूरियत है, वाकई इस मुल्क में आइन की अमलदारी है, वाकई इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, तो फिर ये कदगने नहीं होनी चाहिए। बोलने पर भी कदगन, पाबंदी, कौन सी जमहूरियत है? हम 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते हैं या नहीं मनाते? बिल्कुल। लेकिन आपकी आवाज़ पर पाबंदी है, आपकी बोलने पर पाबंदी है, आपकी तहरीर पर पाबंदी है, आपके निकलने पर पाबंदी है, आपकी सोच पर पाबंदी है। हाँ, उस सोच को इजाज़त है, उस बोल को इजाज़त है, उस तहरीर की इजाज़त है जो उनके हक़ में हो। वन साइडेड है, यानी ये मुल्क एक तरफा चल रहा है। राइट, ये ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। खेलदास कुस्तानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मरीम नवाज की एक स्टेटमेंट जरा देखिएगा, वज़ीर आला पंजाब की। लेट्स वॉच दैट। आईजी साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। आईजी साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसकी एक वजह है, क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज? लोग अकल आ गई। किसने कहा अकल आ गई? आपने कहा? हाँ, लगता है। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है। लोगों ने देख लिया क्या फर्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। कुस्तानी साहब, मरीम नवाज ने कहा कि आईजी पंजाब एहतजाज का इंतजार कर रहे थे। ये कौन सी सियासत है कि पुलिस इंतजार कर रही है प्रोटेस्टर्स का, आए हम उनको पकड़ लें? तला चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमने इतनों को पकड़ा, इतनों को खाना खाने दिया। ये फोर्सफुल सियासत ये है या वो है जो पीटीआई करती है? देखें, पहले तो मैं मौलाना साहब ने फरमाया कि इस्लामाबाद की सड़कें बंद थी और लोग रास्ते खुले नहीं थे। मैं आपको दावा से कहता हूँ, कहीं पे भी कल इस्लामाबाद में किसी भी जगह कंटेनर नहीं लगा हुआ था, तमाम रास्ते खुले हुए थे। पंजाब में तमाम रास्ते खुले हुए थे, कहीं कंटेनर कहीं बंद नहीं किया गया था। पार्लियामेंट को ताले भी नहीं लगे थे। पार्लियामेंट में मैं खुद 3 दफ़ा आया गया हूँ, इनके लिए रास्ता दूसरा मौजूद था। ये अक्सर कई दफ़ा हुआ है, जब हम अपोजिशन में थे तो ये मेन गेट बंद होता है तो साइड में दूसरा दरवाज़ा खुला होता है जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती है। पार्लियामेंट के 3 दरवाजे हैं, तो वो दरवाज़ा भी खुला हुआ था। इन्होंने ड्रामा किया, तमाशा किया कि ये हालांकि ये नहीं जाना चाहते थे अडियाला। जो बात आपने मरियम साहबा के हवाले से सीएम पंजाब साहबा ने दुरुस्त फरमाई है। देखें,
ये कारकर्दगी है उसकी। ये अगर दावा से बोल रही है, ये कहते थे ना कि आप अवाम में जा नहीं सकते। जो फंक्शन आज आपने दिखाया है वो पाकिस्तान की तामीर का है, वो पंजाब की तामीर का है, वो पंजाब की खुशहाली का है। हज़ारों फैमिलीज़ बैठी हुई है जिनको आज घर दिए गए। जहाँ पे ये इतना बड़ा मजमुआ था वहाँ पे हमारी लीडर, हमारी सीएम बोल रही है, क्योंकि ये कारकर्दगी उसकी बोल रही है, ये हमारी जो सलाहियतें वो बोल रही है। तो जो पुलिस के हवाले से, आईजी के हवाले से जो आप स्टेटमेंट ये है कि अगर आप आईजी के साथ इंतजार कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स का, तो कैसे निकलेगा एक आम आदमी? मैं आपको बताऊं, ये एक पॉलिटिकल जमात अब नहीं रही है, जिसका मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जमहूरियत, ये जमात जो झूठे सच्चे ख्वाब दिखा के आई थी, वो जमात हुजूम में तब्दील हो गई। एपीसी में तो ये जमात नहीं थी। नहीं, एपीसी का भी मैं आता हूँ। 9 मई किया इन्होंने, 26 नवंबर इन्होंने किया। इंतशार फसाद फैलाना, पुलिस, ज़ाहिर है पुलिस की ज़िम्मेवारी है अपने शहरियों की हिफाजत करना, इंतज़ामिया की ज़िम्मेवारी है कि शहरियों को रास्ता दे, वो सब इनके एहतजाज से मुतासर ना हो। पुलिस पे बिल्कुल खड़ी होती है सिक्योरिटी के हवाले से, मगर इनको कुछ नहीं कहा गया। दूसरी बात जो मेरे मौलाना साहब ने कहा कि यहाँ ककदन है, मैं अभी एक टॉक शो देख के आ रहा हूँ जिस शख्स को, जो अपोजिशन लीडर है, 10 साल दहशतगर्दी के अदालत ने उसको सज़ा दी है, वो नाअहल हो चुका है, वो मुजरम है, वो उसको जेल में होना चाहिए। वो इधर तकरीरें करता है कि हम डट के खड़े हैं इमरान के साथ, वो खुले आम चल रहा है, वो खुले आम KPK में घूम रहा है। वो टॉक शो में बैठ के आधा घंटा उसने टॉक शो दिया। इससे आज़ादी और कौन इनको दे सकता है? मुझे बताएं, इससे पहले कभी डट कर खड़े हैं जुर्म है? नहीं, डट के खड़ा है तो वो जिसको सज़ा होती है ना, वो जेल में जाता है, वो चला जाए। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान आता है, जेल में जाता है। आप डाल दें उनको जेल में, किसने रोका आपको? KPK में छुपा हुआ है, पुलिस आपके साथ है, आईजी आपके साथ, सब ठीक है, पकड़ KPK में छुपे हुए हैं, वहाँ पे टॉक शो में बैठे हुए हैं। वसाइल KPK की हुकूमत के वसाइल, उनकी पुलिस के वसाइल, सरकारी प्रोटोकॉल में घूम रहा है। ठीक है, सो आप कह रहे हैं कि KPK चैनल, बड़े पाकिस्तान के चैनल पे आधा घंटा वो भाषण दे रहा है, वो जेल में नहीं जाता। अगर डट के खड़ा है, चला जाए अडियाला, उसको सजा हुई है, सच्ची झूठी। ये अदालतों का काम है, मेरा काम नहीं है कि ये मुजरिम है या नहीं, ये अदालतों में बेगुनाही उनको साबित करनी पड़ेगी। मगर दनाते ये फिर रहे हैं, इससे आज़ादी और कौन सी चाहिए? ये जमहूरियत से, ठीक है, ये तो जमहूरियत भी आज़ादी नहीं देती। कोई आज़ादी सल्ब नहीं हुई, सब कुछ अलाउड है। ठीक है, इट्स योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन भी आ गया। सो पचौदा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप आज ये बताया गया है खान साहब को कि एहतजाज बड़ा कामयाब रहा है, इज दैट करेक्ट? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया फ्रिया। बिल्कुल जी, आज खान साहब को तमाम तरह सूरत हाल से आगाह किया गया और खान साहब बड़ा उस पर इज़हार इत्मीनान किया है और आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा ज़बरदस्त तरीका, बड़ा माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने प्रोटेस्ट किया। तमाम लोगों को मेरी तरफ से शाबाश दीजिएगा, शाबाश दीजिए। बेस्ड ऑन व्हाट? क्योंकि ठीक है, सख्ती थी, सब कुछ था, लेकिन लोग उस तरीके से अडियाला के बाहर, हमारे रिपोर्टर सुबह से इंतजार कर रहे थे, 6 बजे से उनकी ड्यूटी लगी थी। वो कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं सिवाय 1-2 लोगों के या खान साहब की बहनों के। नहीं, खान साहब की बहनें थी, उसके अलावा सलमान राजा थे और कुछ MNAs भी वहाँ पर पहुंचे थे, 10-12 थे। और जी, मैं देखें टिकट होल्डर हूँ और हमारी ड्यूटी थी लाहौर के अंदर। अगर इसको सिर्फ इस हद तक महदूद करना है कि अडियाला जेल के बाहर सब ने आना था, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। प्लान ये था कि तमाम टिकट होल्डर्स जो हैं, नहीं, कॉल अडियाला जेल की नहीं थी, कॉल टिकट होल्डर्स की। जो स्टडी सुन लीजिए ना, वो ये थी कि टिकट होल्डर्स पंजाब के जो हैं वो लाहौर जाएंगे, MPs लाहौर जाएंगे और हम अपना टीम लेकर, तमाम लोग लेकर हम वहाँ पहुंचे। ठीक है, और पार्लियामेंट ने क्या करना था? पार्लियामेंट में बैठ के खाना खाना था, जो अभी तलाल चौधरी साहब बता रहे हैं। नहीं, देखें, अरकान पार्लियामेंट ने जो है वो पार्लियामेंट से होके जाना था अडियाला जेल की तरफ। और जिस तरह कल माहौल बनाया गया कि पार्लियामेंट के बाहर ही फोर्सेस खड़ी कर दी गई कि कोई बाहर ना निकले, भाई किस चीज का खौफ है? हमारा हक है। और ये एक कामयाब एहतजाज था और PTI के बानी खुश हुए हैं उससे। और अब आपने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दे दी। अगेन बार बार आप इल्जाम लगता है कि क्यों आप नेशनल डेज के ऊपर अपना एहतजाज करते हैं। देयर आर सो मेनी डेज, आज से 14 के दरमियान भी इतने सारे दिन है। व्हाई 14 अगस्त नाउ?
आप समझती हैं कि 1947 के बाद पाकिस्तान जो है जी मैं बिल्कुल समझती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर पाकिस्तान और मेरे पूरा मैं सेलिब्रेट समझती हूँ करना चाहिए। अंग्रेज से ग्रीफ जरूर है इस वक्त, लेकिन सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए लोगों को। नहीं देखें, हमारे इदारे आजाद हों, आम लोगों को बुनियादी हकूक हासिल हों, जमहूरियत हो। हम 1947 जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को, हम बिल्कुल मनाते हैं, हम पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात पंचोता साहब ये भी कहा खान साहब ने कि जेल जाने से ना घबराएं, लीडरशिप ने क्या कहा इसके जवाब में? देखिए बिल्कुल जी, कोई भी नहीं घबरा रहा। हर बंदे के ऊपर 20-20, 30-30 मुकदमात हैं, किसी पे 50 है, 100 है, दहशतगर्दी सजाएं हो रही हैं। लोग खड़े हैं, डट के खड़े हैं। जो भाग गए वो भाग गए, वो आपके सामने। जो डट के खड़े हैं वो खड़े हैं। तो बात ये है कि ये लोग जो हैं कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान आगे बढ़े। जो हमें हम इंतजार हैं भाई। आप एंड वेलकम बैक। हाफिज हमदुल्ला भी हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले एक राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने डायलॉग के हवाले से दिया। डायलॉग की बात होती है, लेकिन डायलॉग कैसे होगा? इस वक्त JUIF की पोजीशन देखें, आपका ना अलायंस ओपोजिशन से बन सक रहा है, ना आपका घमंड से बन सक रहा है। दोनों ने कोशिश कर ली है। सो क्या इस वक्त बहुत सिचुएशन गंभीर है, कंफ्यूज है, क्या मसला क्या है? देखिए फरीहा, बात यह है कि वाकई सियासत में मुफाहमत एक बुनियादी नुक्ता है। सियासत बग़ैर गुफ्त शनीद के मुमकिन नहीं है। सियासत में एक दूसरे पर दरवाज़े बंद नहीं होने चाहिए, और सियासत और जमहूरियत का तकाज़ा भी यही है। अगर आप एक दूसरे को गाली देने से इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं तो 20 साल अमेरिका अफ़गानिस्तान में इनकलाब न ला सका। तो इसलिए सियासत में बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, डायलाग ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन डायलाग किस चीज़ पर? फ़रीक़ैन होते हैं ना, 2 फ़रीक़ैन के दरमियान डायलाग होती है, या 3 फ़रीक़ होते हैं, या 4 फ़रीक़। पहले उसका ठेर मुतयन करना होगा कि किन किन नुकात पर हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे। अगर आज PTI हुकूमत से बात करेगी, हुकूमत की चाहत यह है कि हम PTI से बात करेंगे, अपोजिशन से बात करेंगे कि वो कौन सी नुकात है मरकज़ी तौर पर कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे। पहले तो उसका तयन होगा। अगर उसका तयन होता है, फ़र्ज़ करे हुआ तयन, लेकिन क्या आज की हुकूमत में ये सकत है? एग्जैक्टली यही PTI कहती है कि हमें तो बात ही एस्टैब्लिशमेंट से करनी है। तो बात ये है ना, आज की हुकूमत में ये सकत है कि वो जमीयत उलमा इस्लाम में PTI का नाम ही नहीं लेता। चलो मैं तो बात पर यकीन रखता हूँ। अगर हुकूमत ये कह रही है कि PTI वाले तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं, तो आप कर लेंगे हुकूमत से बात? जमीयत उलमा इस्लाम नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम ने तो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम जिन चीज़ों का इजहार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मियाँ शहबाज शरीफ के सामने भी इब्तिदा में और बार बार बड़े मियाँ साहब के सामने भी, क्या उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना इस हुकूमत की बस की बात है? नहीं है। अगर वो PTI की तहफ़्फ़ुज़ात वही है जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है, जैसे कि PTI का एक वफ़द इब्तिदा में मौलाना साहब के पास आया खान का पैगाम लेके कि मौलाना साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो उन्होंने एहतजाज तारीख का ऐलान किया 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करते हुए, हम इस मौक़िफ़ को, इस बयानिए को मौलाना साहब की सपोर्ट करेंगे। ये तो मेरे सामने उन्होंने बात की। तो अब आप बताइए, मैं 8 फरवरी के इलेक्शन को एक्शन कहता हूँ, मैं 8 फरवरी के इलेक्शन को हकीकी इलेक्शन नहीं कहता। मैं मौजूदा जमहूरियत को, मौजूदा हुकूमत को अवाम का हकीकी हुकूमत नहीं समझता। मैं पार्लियामेंट को अवाम का हकीकी मुंतखब पार्लियामेंट नहीं समझता। अब मेरी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला मौजूदा हुकूमत कर सकती है। इनका इज़ाला कैसे करेंगी? तो राना साहब नहीं हो सकता मतलब ये तो नहीं हम हुकूमत छोड़ दें। देखिए ना, PTI की डिमांड आप देखिए, PTI की डिमांड क्या है? अगर फ़र्ज़ करे PTI चाहती है कि मेरे जो लोग गिरफ्तार है उनको रिहा करे, मेरे खिलाफ जो बेबुनियाद केसेस बने उनको ख़त्म कर दे, ठीक है, ये उनकी डिमांड है। या फलान है, फलान हमारा मैंडेट वापस कर दे, मेरे मैंडेट वापस कर दिया। मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी 18वीं तमीम और आइन को मसख कर दिया जाएगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं आज भी इस बात पर कायल हूं कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी। साई साहब से पूछते हैं, ये सारे प्लान्स जो बता रहे हैं हाफिज हमदुल्ला साहब, ये इसी तरीके से आप लोग बना रहे हैं? पहले तो इज दे गोइंग टू बी अ 27th अमेंडमेंट? देखिए, हम बैठे हुए कानून साजी के लिए, तो ये कंफर्म कर दिया आपने के लिए 26वीं हुकूमत की जो सबसे बड़ी कामयाबी है 26वीं तरमीम।
और उसमें आप उसको कामयाबी कह रहे हैं 26वीं जी बिल्कुल, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के नुक्ते नज़र उसके इख्तलाफ को सुना गया। यही जो है जमहूरियत है, यही पार्लियामेंट की बालादस्ती है। हमने मिल बैठ कर सब ने किए, उसकी पीटीआई की ख्वाहिशात भी शामिल है और पीटीआई आज भी उस जिसको ये बुरा भला कहते हैं उस तरमीम को, उस जो प्रोसेस का हिस्सा है। जजेस की अपॉइंटमेंट जो होती है वो पार्लियामेंट, उसमें हम जो पार्लियामेंट की बालादस्ती के उस कमेटी में पीटीआई बैठी हुई है। पीटीआई की ख्वाहिशात उस मौलाना साहब के जो JUIF इत्तेफाक नहीं किया, पीटीआई ने इत्तेफाक किया। जो जजेस लगाए गए हैं उसमें पीटीआई का इनपुट है। तो जब आप उस पूरे निज़ाम को और इस सिस्टम को आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिशात भी शामिल हैं, आप साथ भी बैठे हुए हैं। और दूसरी बात मौलाना साहब कह रहे हैं कि इनपुट क्या है? मैं दूसरी बात देखें, कल KPK में इलेक्शन हुआ है सेनेट का। मुस्लिम लीग एन, ठीक, पीपल्स पार्टी, JUIF, और बड़ी बात है जो पीटीआई हमें तस्लीम नहीं करती हमारे मैंडेट को, हमने सब ने मिलकर अपने सेनेटर को कामयाब कराया है। और समझो एक चीफ मिनिस्टर KPK चीफ एजेंट बैठा हुआ था बनके और तमाम अराकीन को कामयाब कराया है। तो जब यही जमहूरियत है, अगर आपके जब अपने मुफादात हैं, हम आप पूरे निज़ाम को भी तस्लीम करते हैं, आप पूरी हर हुकूमत को भी तस्लीम करते हैं। जहाँ आपके मुफादात नहीं है वहाँ पर हम बुरे भी हैं, हम फॉर्म 47 वाले भी हैं, हमारा मैंडेट भी जाली है। वरना आप उस पूरे उस इलेक्शन का प्रोसेस का सब पार्टियां हिस्सा रही है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो तरामीम ये मैं हाफिज साहब को यकीन दयानी कराता हूँ, अगर हम 27वीं तरमीम लाएंगे तो मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में लेंगे, पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे, तमाम जमातों को एतमाद में लेंगे। इस तरह यकतरफा कोई भी कानून हम नहीं बनाएंगे। देखिए बात सुनिए ना, मैं पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे, मौलाना साहब को एतमाद में लेंगे, आपका इख्तियार ही नहीं है। आपका मतलब आपकी पार्टी ने पीपल्स पार्टी बोलेगी। हाँ, उस वक्त आप बोल सकते हैं, उस वक्त आप बोल सकते हैं अगर वाकई आप जमहूरियत की चैंपियन है, अगर वाकई आप 73 के आइन की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अगर आप 73 के आइन के चेहरे को मस्ख़ करना चाहते हैं, 18वीं तरमीम जो आपने खुद मुतफ़िक़ा तौर पास किया है सुबह खुद मुख्तारी देकर, आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो बेशक आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, आइन पर भी कंप्रोमाइज़ करेंगे, 18वीं तरमीम पर भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। अगर वाकई आप हक़ीक़ी जमहूरी क़ुव्वत है, अगर वाकई आप आइन की बालादस्ती चाहते हैं, अगर वाकई आप अपने असलाफ, अपने पेशरो, अपने अकाबिर उस आइन को महफूज देखना चाहते हैं तो आपने 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकना होगा अगर इसमें ये चीजें मौजूद हैं। पंजोता साहब को हमने पहले भी मिस कही था। पंजोता साहब, आपके एहतजाज से आपको लग रहा है कि कोई फर्क पड़ा है, कोई नई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है आपको? देखिए 14 को हम फिर एहतजाज सड़कों पर करेंगे और 5 अगस्त के हवाले से, ये 14 के हवाले से आपने पहले भी बात की, तो 5 को ही हमारे महबूब लीडर कायद इमरान खान को, 5 को ही हमारे मुख्तलिफ मेंबरान को डिस्क्वालीफाई किया गया इस बुनियाद के ऊपर कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो PTI का हिस्सा हैं। 5 तारीख को ही शेख वकास हैं, उनकी मेंबरशिप को ख़त्म करने के लिए भी आपने सदा की, हालांकि खुद नहीं है, खुद से सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब कितने इजलास आके अटेंड कर चुके हैं। तो 5 आपके लिए जो है वो ये अहम थी, या 5 के ऊपर जो आपने फैसला को हम इज़हार यकजहती के लिए, हमारी ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि ये अपनी मर्जी के मुताबिक 27वीं तरमीम करें। 26वीं तरमीम के भी हम खिलाफ थे, 27वीं भी हम खिलाफ हैं। आपके लीडर्स तो उनके खिलाफ स्टेटमेंट देने पे आ गया है, 2 मिनट नहीं लगे और चीफ मिनिस्टर KP भी स्टेटमेंट देना शुरू हो गए, दीगर लोग भी देना शुरू हो गए। मामला यही है ना, KP उनका हल्का एक है, वो अलीमीन के खिलाफ देते हैं, अलीमीन उनके खिलाफ देते हैं। मसला ये है कि इस वक्त आपने पाकिस्तान के बारे में सोचना है कि पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या फीजिबल है। इनका मसला ये है कि ये पाकिस्तान की अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, इनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि इमरान खान इसी स्ट्रेटजी को रखना है, मुझे रैप अप करना है, बट आप अपनी बात करें। 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशल कमीशन के लिए हमने इस्तदा ये बिल पढ़ा है, दलाल चौधरी ने पढ़ के भी बताया और उनको ये भी बताया कि ये बिल क्या है। तो जब बिल उसने सुना, आई कांट बिलीव कि पार्लियामेंट पे ये दिन आ गया है कि आपको चेक करना पड़ा। दूसरी बात ये इनके दौर में 2018 में भी था, पार्लियामेंट को चला था, इमरान खान साहब खुद कहते थे हमारी तहरीर वो पूरी करते हैं। We will see कि 14 अगस्त को क्या होता है। We will keep you updated. We will take a break and we'll be right back. And welcome back. नरेंद्र मोदी की अहमकाना पॉलिसीज भारतीय मईशत के लिए तबाही का बायस बन रही हैं। नरेंद्र मोदी, जो कि चंद माह कबल तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना करीबी दोस्त बताते रहे हैं,
उसी मोदी को आज लेने के देने पड़े हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब मोदी से दोस्ती तोड़कर देखा यह है कि एक नई दोस्ती का आगाज़ कर दिया है। वो बरमला इसको कहते भी हैं। वो पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ़ें करते हैं, जबकि बार बार मोदी साहब को इशारों में और कभी खुलकर एक किस्म की स्नप देते हैं। अमेरिकी सदर की इस दोस्ती का नतीजा ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मज़ीद 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद भारत पर टैरिफ 50% तक पहुंचा है। इस ऐलान के बाद भारतीय मईशत का रहा सहा भरम भी खाक में मिलने जा रहा है और भारत से तारीखी माशी तबाही का हमको अब वहाँ पर इम्कान भी नज़र आ रहा है। अमेरिकी सदर के साथ साथ पाकिस्तान ने भी भारत को वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान पर फिर हमले की जसारत की गई तो इस बार हमला भारत के माशी अहदाफ पर होगा। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हम इस बार भारत में मशरिक से आगाज़ करेंगे और भारत को ये जान लेना चाहिए कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। DGISPR का इशारा किस जानिब था और भारत की मशरिक में कौन कौन से अहम सनती शहर वाक़ हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत के मशरकी इलाके कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, राउरकेला, भुवनेश्वर और पट्टा भारतीय मईशत के अहम तरीन मराकज़ हैं जिनकी तरफ DGISPR ने इशारा किया। ये इलाके सनती, तजारती, तवानाई, बंदरगाही और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ हैं और भारत के इक़्तिसादी क़ुव्वत में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। भारत के मशरकी इलाकों में खरबपति और मुकेश अंबानी के कारोबारी मराकज़ और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ सेंटर्स भी यहीं पर मौजूद हैं। अगर इन कारोबारी मराकज़ को नुकसान पहुंचता है तो भारत अरबों डॉलर्स का नुकसान उठा सकता है। अगर पाकिस्तान किसी मुमकिन जंग में इन इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बना लेता है तो ये महज सरहदी झड़प नहीं बल्कि भारत के अंदर गहराई तक हमला हो सकता है। भारतीय मीडिया इस वक्त नरेंद्र मोदी की बोली बोलकर अमेरिकी सदर पर हर किस्म की तनकीद कर रहे हैं और इसके नतीजे में अमेरिका के साथ किस तरह मज़ीद दुश्मनी मोल सकते हैं, इसकी एक झलक देख लीजिए। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। DGISPR ने आज भारत को वार्निंग दी है कि जंग हुई तो पाकिस्तान भारत में मशरिक से आगाज़ करेगा। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? देखिए, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े जो बात की है वो ये सनती शहर तो उनके हैं ही, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को और दुनिया को ख़बरदार किया कि पाकिस्तान की रीच कहाँ तक है और पाकिस्तान कहाँ तक एक्यूरेटली निशाने लगा सकता है और कितना नुकसान पहुँचा सकता है। और ये एक किस्म की दुनिया के लिए और भारत के लिए बड़ी खुली वार्निंग है कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत भारत ने की तो उसका नुकसान किस तरह ज़्यादा हो सकता है इसका। तो ये तो बड़ा वाज़े है कि पाकिस्तान भी कुछ महसूस कर रहा है कि भारत शायद कुछ करेगा। और आज मैंने एक खबर सुनी है, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, कि भारत ने अभी से ही अपनी एयरफोर्स को वार्निंग दे दी है। आप इसको अगर इस नज़रिए से देखिए कि शायद भारत कुछ इस किस्म की मनसूबाबंदी कर रहा है कि वो पाकिस्तान को इस दफ़ा फिर निशाने पर रखे। तो ये बड़ा वाज़े है और मुझे इसमें कभी शक नहीं रहा कि भारत जितनी उसने सबकी उठाई है मई में, उसका वो किसी न किसी तरीके से जवाब तो देने की कोशिश करेगा। कहाँ तक कामयाब होगा ये मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ने जिस वाज़े कर दिया है उसी कामयाबी का दारोमदार से इस बात पर है कि क्या पाकिस्तान इतना स्ट्राइक कर सकता है। यस, पाकिस्तान कैन स्ट्राइक, ना सिर्फ वहाँ पर, पाकिस्तान उससे आगे भी स्ट्राइक कर सकता है। तो इसलिए भारत को खबरदार होना चाहिए और भारत को समझना चाहिए, दुनिया को चाहिए कि भारत को इस पागलपन से रोके, क्योंकि भारत में जो इस वक्त पागलपन सवार है उसके बारे में हमें शायद कोई शक नहीं होना चाहिए। राइट। सो अगर मशरकी इलाकों में निक्सल तहरीक चल रही है भारत की और शुमाल मशरक में 7 सिस्टर्स रियासतें हैं, वहाँ भी अलहदगी की तहरीक चल रही है। हम पहले ही जानते हैं कि वहाँ पे सिख कम्युनिटी क्या चाहती है। अगर इन इलाकों में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बना दे पाकिस्तान तो फिर उनके तो इंटरनल इश्यूज शुरू हो सकते हैं भारत के। जी, पाकिस्तान की काबिलियत इससे ज़्यादा है जिससे पाकिस्तान ने बात की है। ये 7 सिस्टर स्टेट्स तो अभी घिरी हुई हैं। एक तरफ से चाइना उनके सर पे खड़ा हुआ है, चिकन नेक है उसके ऊपर। और मैंने शायद आपके प्रोग्राम में ही बताया था कि हमारे जो साथी हमारे साथ थे बांग्लादेश में रह गए थे, वो जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक पैगाम भेजा था बाकायदा कि अगर मौका पड़ा, जरूरत पड़ी तो हम चिकन नेक को हम भी चीन के साथ मिलकर काट देंगे। तो भारत के लिए तो ये एक डबल नहीं ट्रिपल जेपरिटी का
इस वक्त भारत को सामना है और इसके लिए पाकिस्तान तैयार है, इसमें चीन में कोई शक नहीं है, चीन तैयार है। और बांग्लादेश, जिस तरीके से मैं अभी विजुअल देख रहा था, बांग्लादेश भी बड़े अरसे बाद अभी 14 अगस्त मना रहा है इस साल पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं जिसके भारत को अब अंदाज़ा हो रहा है। भारत का जो ख्याल ये था उसके पास बहुत अनलिमिटेड स्ट्रेटजिक स्पेस है, वो चाहे कर सकता है क्योंकि अमेरिका उसको बैक कर रहा है, मगरबी दुनिया उसको बैक कर रही है। अब उसको इस चीज़ का भी एहसास होना शुरू हो गया भारत को कि उसकी स्ट्रेटजिक स्पेस अनलिमिटेड नहीं है, उसके पास आज़ादी है लेकिन बहुत कम रह गई है उसके पास आज़ादी। अब आज अगर आपने देखा हो तो अजीत डोवल गए हैं, जाके ट्वीटों से भी मिले हैं, शायद उनसे भी कुछ वो मांगना चाह रहे हैं इससे। तो ये जो भारत पे दबाव जो पड़ रहा है, और ये दबाव थोड़ा बहुत नहीं है, 50% बहुत ज़्यादा टैरिफ है, और भारत की जिस चीज़ से आपने भी कहा उसकी इकॉनमी को भी धचका लगेगा। लेकिन अगर भारत ने अगर इससे बचना है तो फिर भारत को वो कुछ करना पड़ेगा जो शायद भारत पहले करने को तैयार नहीं हो सकता था। आज शायद वो तैयार हो जाए, रूस से तेल लेना बंद कर दे, ईरान से तेल लेना बंद कर दे, और रूस से हथियार बंद कर दे, और सब कुछ जो भी हो, जब अमेरिका कहे दो मिलाता हुआ उसकी तरफ खड़ा हो जाए। भारत की अब हैसियत वहाँ तक पहुँचने वाली है। राइट। सो हम बांग्लादेश का हमने जिक्र किया, बांग्लादेश में फरवरी में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या हसीना वाजिद कम बैक कर सकती हैं? नेवर, आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हसीना वाजिद जिस जबर इस्ताद की तरीके से हुकूमत कर रही थी उसका तो सारा उनके स्टूडेंट्स ने, अवाम ने मिलकर उस सारे हिसार को तो तोड़ दिया उसका। अब मगरबी जो दाएं बाजू की जो जमातें हैं, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी है और दूसरी जमातें हैं, वो अब ज़ोर में है इस वक्त, और स्टूडेंट्स ज़ोर में है इस वक्त। हसीना वाजिद के वापस आने का चांस बिल्कुल तकरीबन नामुमकिन है। मेरा अपना ख्याल ये है, आज से 10 साल बाद क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज जो वहाँ से हमें इत्तलात मिलती हैं, हमारे जो साथी रहे हैं उनसे, हसीना वाजिद को तो लोग एक नफरत की निगाह से देखते हैं वहाँ से। इंडीड। सो इजराइल ने गाज़ा पर मुकम्मल कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। ऑब्वियसली आपने ये कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में ही कहा है कि यही होना है एंड में, तो बट आप ऑब्वियसली कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं, नताइज क्या निकलेंगे इसके? देखिए नतीजा क्या हो सकता है। एक नतीजा ये है कि गज़ा और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो हमारे मशरिक़ वस्ता के मुल्क हैं, वो सारे इसको तस्लीम कर लें, और जो फ़लस्तीनी हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अपने घर बार सब को छोड़ दें और वो दरबदर हो जाए। दूसरा नतीजा इसका ये हो सकता है कि जो तहरीक गज़ा में शुरू हुई है, जब लोगों ने अपने बच्चों की, बीवियों की, बहनों की, माओं की, सबकी कुर्बानियाँ देना शुरू, उनसे ग्रेज नहीं किया और आज भी दे रहे हैं, तो फिर ऐसी कौम को ख़त्म करना मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है इज़राइल इज़ बाइंग बिगर ट्रबल। ये जो ख्याल था ट्रम्प साहब का और हमारे चंद दोस्तों का, मगर इसमें मिडिल ईस्ट में ये शायद इसके से बात ख़त्म हो जाएगी, और ये जो होगा ये शायद बाकी मिडिल ईस्ट में भी फैल जाए। इससे ये ख़तरा भी हमें भांपना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ से लोग निकलेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, उनका तो घर बार भी नहीं है कोई, वो तो सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं ऑलरेडी। वो फिर तलवार उठाने पर तो मजबूर होंगे, वो तो उनका सपोर्ट लोग करने वाले होंगे वहाँ पे। ये मत भूलिए कि भाई जो हमारे मिडिल ईस्ट में दोस्त हैं, दे आर ऑल्सो बाइंग ट्रबल, दे हैव टू। मेरा ख्याल है कि वक्त ये है कि उनको मिलकर इस वक्त इजराइल का जो मुंह जोर घोड़ा है उसको लगाम देने की जरूरत है। Indeed, General Ghulam Mustafa, thank you so much for joining us. मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है वो बड़े अरसे से ह्यूमन राइट क्राइसिस से बहुत आगे तक बढ़ के गंभीर हो चुकी है। दुआ ही कर सकते हैं उसके लिए, और साथ साथ एक उम्मीद रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं से इसका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।